नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज चुके हैं। आज 5 घंटे तक किसान संगठनों और सरकार के मंत्रियों के बीच चली 7वें दौर की बातचीत के बाद नतीजा आया, आधा है आधे की जरूरत है। किसानों के साथ आज पहली बार एक ही अन्न खाने वाले मंत्री की बैठक में 2 मुद्दे सुलझ गए। 2 के लिए अगली तारीख 4 जनवरी फिक्स हो गई। 35 दिन के आंदोलन में पहली बार समाधान की दस्तक मिलती हुई दिख रही है। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए। तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। सरकार ने 2 चीजें माननी है तो ठीक है, माहौल में अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पैंतीस दिन से सिंघ बॉर्डर पर आंदोलन करते किसानों के जत्थे आसमान से जितना दूर दिख रहे हैं, अब भी कुछ इतनी ही दूरी कृषि कानूनों को लेकर भरोसे पर बनी है। फिलहाल अभी यही तय है कि 4 जनवरी को अगली बातचीत तक सिंघ बॉर्डर ऐसे ही किसानों का राजपथ बना हुआ नजर आता रहेगा। दिसंबर की सर्दी खत्म, जनवरी की बाकी है। किसानों की फसल पर जमी बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन किसान और सरकार के बीच सहमति पर जमा अविश्वास का पाला 2 मुद्दों पर कम हुआ, 2 मुद्दों पर अब भी जमा हुआ है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई। एक तो जो पुरानी वाला है, पुरानी वाला वापसी ले लिया उन्होंने। दूसरा ये था कि जो बिजली वाला कानून था वो वापसी ले रहे हैं सरकार। वो जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगा। उनसे 2 मुद्दों पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात नहीं अभी हुई। 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। 22 दिन बाद वो सुबह आई जब किसान संगठन सरकार से 7वीं बार बातचीत करने बस में निकले। उससे कुछ घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया। इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है। कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। एक बार कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो कि यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं, देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। लेकिन ऐसा क्या है कि 7 बार टेबल पर आमने सामने बैठने वाली सरकार और किसान संगठनों के बीच पूरी सहमति नहीं बन पा रही। किसानों ने 7वीं बार भी बातचीत के दौरान लंच के वक्त सरकारी नमक न खाने की तैयारी रखी। टेम्पो में लदकर रोटी दाल किसानों के लिए विज्ञान भवन पहुंचा। जिस रोटी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी रोटी आज भी साथ लाए। ऐसा 7 बार में पहली बार हुआ जब मंत्रियों ने भी किसानों का नमक खाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल वही दाल रोटी खाते दिखे जो किसानों के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से पहुंची। दाल रोटी ने 2 मुद्दे सुलझा दिए, 2 पर मामला फंसा रहा। सरकार ने कहा कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बना सकते हैं। किसान संगठन बोले हमें संशोधन नहीं, कानून रद्द चाहिए। सरकार ने कहा आंदोलन से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा। किसान बोले कानून रद्द कर दीजिए तो बात होगी। सरकार ने फिर एमएसपी पर लिखित गारंटी देने की बात दोहराई। किसान संगठन एमएसपी को कानून में ही शामिल कराने की बात कहते रहे। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही ये कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है। अनेक खुश हैं, आधी चीज हुई है तो खुश हैं। मांगे कितनी बची अब? अभी मांगते हैं कि मेन तो बिल का है और एमएसपी का सवाल है, वो बड़े इशू हैं। उस पर 4 तारीख में बैठेंगे।
कानून रद्द कराना ही किसान क्यों ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं? क्योंकि कानून से ज्यादा दिक्कत सिस्टम पर भरोसे की है। जिस कानून को सरकार लागू कर चुकी है उसका पालन तो सिस्टम को ही कराना है। और सिस्टम का हाल ये कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में धान बेचने आ रहे किसानों को अपनी मेहनत का पैसा पाने के लिए आरोप है घूस देनी पड़ रही है। मेरा धान तोला गया है शाम तो मुझे कुछ लिखित नहीं दी और उस पर 150 रुपये कुंटल मांगे जा रहे हैं, तब लिखित देने को तैयार हैं। इसीलिए जरूरी है कि कृषि कानूनों पर भरोसा देती सरकार उस सिस्टम को भी सुधारे जिसके भरोसे कानून का पालन कराना है। साथ ही रोकना जरूरी है उन लोगों को जो किसानों को खालिस्तानी बताने की राजनीति करते हैं। कि किसानों के ऊपर इस प्रकार का कोई भी आरोप कोई भी हो, पता नहीं किसने क्या कहा है, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन उसे हमारा किसान किसान है, हम किसान के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करते हैं और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है उनके सामने, उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं। फिलहाल 7वें दौर की बातचीत ने सरकार और किसानों को इतना करीब तो पहुंचा दिया है कि किसान संगठनों ने गुरुवार को होने वाली ट्रैक्टर मार्च को फिलहाल रद्द कर दिया है। बस अब आधा हो चुका है, आधा बाकी है। फिर किसान और सरकार के बीच अविश्वास की आसमानी दूरी खत्म होने की दस्तक मिल जाएगी। कमलजीत संधू और कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। अविश्वास वो खाई पैदा करता है जिसे पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा ही अविश्वास सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर बिहार में पैदा हुआ, जिसके कारण अब आम आदमी को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर खोजना मुश्किल हो रहा है। अगर आज एक दिन हॉस्पिटल बंद होगा तो हजारों व्यक्ति का जान खतरा में हो सकता है और सैकड़ों का मौत हो सकता है। इसका सिर्फ जिम्मेवार है बिहार सरकार, जिम्मेवार है। कल भी घूम के गए, आज भी घूम के जा रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहे हैं जो कब क्या खुलेगा नहीं खुलेगा। हमारे वार्ड में 4-5 को मर गए, तो इस पर बिहार सरकार तत्पर है और जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। जब आम आदमी नहीं बल्कि सुशासन की स्वास्थ्य सुविधा ही स्ट्रेचर पर नजर आती हो, तब वहां पर समाधान क्या निकालेगी सियासत और सरकार? जब 8 दिन से जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, रास्ता खोज नहीं पाई सरकार। जब सरकारी अस्पताल में जिंदगी पाने की आस लिए आने वाले गरीबों को इलाज तक नहीं दे पाई सरकार। बिहार में तत्परता तो सिर्फ अपनी राजनीति फिट करने में दिखाई जा रही है। छोड़ दिया है आम आदमी को बिहार में सुशासन का च्यवनप्राश खिलाकर सरकारी अस्पताल में तालाबंद ओपीडी के बाहर ऑपरेशन टाले जा रहे हैं, वार्ड खाली पड़े हैं और हीरा देवी जैसी नागरिक ठंड में अस्पताल के बाहर ठिठुरते हुए अपने पति के लिए संविधान से मिले सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार की तलाश कर रही हैं, क्योंकि अस्पताल तो हैं लेकिन इलाज वाले डॉक्टर साहब नहीं। अंदर जा कर के पूछे, बीएम सर सब सर बैठे हुए थे भीतर चैम्बर में, गेट पे गए तो एक सर बाहर निकल के आए तो बोले जो हार्ट का तो प्रॉब्लम है, इनको बाहर बेता चौक पर में प्राइवेट डॉक्टर से दिखा लीजिए। हम बोले सर प्राइवेट डॉक्टर से दिखाने का मेरा जो पैसा रहता साथ में तो हम यहाँ काहे आते, तब तो हम प्राइवेट डॉक्टर से दिखा करके चले जाते, यहाँ आने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब आप डॉक्टर लोग हड़ताल पे बैठ जाइएगा तो पेशेंट का क्या हाल होगा। हीरा देवी अकेली नहीं है, दवाइयों के पर्चे झोले में रखकर ना जाने कितने लोग इलाज के लिए बिहार के सरकारी अस्पतालों के बाहर बैठे हैं। थक हार कर माएं फोन करके बता दे रही हैं, बाबू का इलाज नहीं हो पा रहा सरकारी अस्पताल में, बताओ आगे क्या करना है। अब हम क्या चाहेंगे, हमको तो पैसा नहीं है जो हम इलाज बाहर से कराएंगे, घर जाएंगे करेंगे क्या, यहाँ तो बैठ के मरेंगे तो नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पटना से दरभंगा तक बिहार के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। नाराजगी अपने वेतन को लेकर मिल रहे सरकारी धोखे के खिलाफ है। बिहार में हर तीसरे साल जूनियर डॉक्टर के वेतन का रिवीजन होना तय हुआ था। आखिरी बार वेतन 2017 में बढ़ा था। इस बार स्वास्थ्य सुविधा संभालने वालों ने सबसे प्रमुख जूनियर डॉक्टरों का वेतन दावा है जनवरी 2020 में बढ़ जाना चाहिए था।
कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाले डॉक्टर्स का वेतन अब तक लटका हुआ है, इसीलिए हड़ताल कर दी गई। ये इंडेफिनिट है, हम बता नहीं सकते। जब तक सरकार हमारी मांग को मान लेते हैं, हमको रिटेन आश्वासन नहीं दे देते हैं, हम लोग अपने काम पे हैं, अपने पेट्रोल पे हैं। राज्य की जनता के हित सर्वोपरि होते और राज्य की जनता की सेवा के लिए ही वो अस्पतालों में है। जनहित का ध्यान रखें, वो काम पर वापस आए, उनकी समस्याओं को हम देखेंगे, समझेंगे और सुलटाएंगे। 2011 से 2018 के बीच 8 साल में 3 बार बिहार के विधायकों का वेतन बढ़ चुका है और 3 साल में जूनियर डॉक्टर्स का वेतन बढ़ाने की मांग पर जनहित याद दिलाने वाले स्वास्थ्य मंत्री ये भी देख लें कि डॉक्टरों की हड़ताल और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता ने पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर ये पोस्टर तो लगा दिया कि मीडिया के कैमरे सच दिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन कोई बाहर इलाज के लिए कपकपाते लोगों को देखने वाला नहीं। हालत ये कि ब्रेन हेमरेज के कारण पटना रेफर किए गए पिता की फाइल लेकर घूमते बेटे सुरेंद्र चौधरी को खाली हाथ लौटा दिया गया। को डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर साहब एगो है बैठे हुए 102 में, वो बोल रहे हैं कि हम भर्ती नहीं लेंगे। क्यों नहीं भर्ती लेंगे? बोल रहे हैं कि डॉक्टर एको नहीं है, हमारा 24 घंटा हो गया। हालत कैसी है उनकी? हालत हमारा पिताजी का एकदम सीरियसली है। बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज न मिल पाना समझिए आम आदमी की सारी उम्मीदों को जिंदा मार देने के बराबर है, क्योंकि सच ये भी है कि राज्य के 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू हालत तक में नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में करीब 29,000 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर मिल पाता है, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों की मांग पर सरकार कान नहीं दे पा रही। तो आम आदमी क्या करे? क्या अपनों को अस्पताल में मरता देखता रहे? हमारे वार्ड में 4-5 को मर गए, आज भी एक ठो मरी है, कल भी परसों डेली मर रहा है। क्यों इलाज नहीं हो रहा है? इलाज राते जो मरा हुआ है वो लड़का बार बार जाके कहा है कि मेरा पेशेंट की स्थिति खराब हो रहा है, और नतीजा है कि वो तो चिल्ला के कह रहा था कि मेरा लाश मत ले जाओ, मैं तुम लोग के कहते कहते थक गया इसलिए मर गया। ये परिस्थिति ही वो अविश्वास जनता के मन में पैदा करती है, जिसके कारण सोचिए पहले से इलाज के लिए परेशान जनता अस्पतालों के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन को मजबूर है। ऐसी ही परिस्थितियां डॉक्टर्स के प्रति मरीजों के मन में अविश्वास पैदा करके हिंसक बनाती हैं, जिसकी जिम्मेदार वो राजनीति है जहां भविष्य के गठबंधनों की राजनीतिक बुनावट में आम आदमी की जिंदगी को उधेड़ कर रखा जा रहा है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ सुजीत कुमार, पटना आज तक। विश्वास के आधार पर प्यार पनपता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लव और लव जिहाद कानून के बीच अविश्वास की राजनीति पनप रही है। लव जिहाद कानून बने 1 महीना हो चुका है। अब 100 से ज्यादा पूर्व अफसरों ने चिट्ठी लिखकर इस कानून को मुसलमानों को परेशान करने वाली साजिश बताया है। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? क्या कानून बना रहे हैं? मकसद एक ही है कि एक तो संविधान की धज्जियां उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफरत की फिजा को पैदा करो। लव जिहाद कानून के खिलाफ अब रिटायर्ड नौकरशाह भी उतर आए हैं। 104 पूर्व अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इस कानून को समाज में अंधविश्वास बढ़ाने वाला बताया है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TKA नायर भी शामिल हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को अल्पसंख्यकों को परेशान करने की साजिश बताया, जो राज्य में गंगा जमुनी तहजीब को तबाह कर देगा। पूर्व अफसरों ने इस चिट्ठी में मुरादाबाद की घटना का जिक्र भी किया, जिसमें मुरादाबाद की पिंकी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अपने पति राशिद को फंसाने का आरोप लगाया। आज तक के साथ बातचीत में पिंकी ने बताया था कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है।
कोर्ट में भी ये बात रखी आपने कि मैं गर्भवती थी और मेरे साथ ये घटना हुई है। सर कोर्ट में ये जवाब नहीं पूछा गया था, सिर्फ ये पूछा गया था कि आप अपनी मर्जी से शादी करिए, कहाँ करिए, लड़के को जानती थी, कास्ट क्या है, मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को जानते थे, सब कुछ जानते थे, अपनी मर्जी से करा, हमें सब कुछ पता था लड़के के बारे में, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, सब अपनी मर्जी से करा। पूर्व नौकरशाहों ने मुरादाबाद की तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी के मामले में अदालत ने फिर से जोड़े को मिला दिया। अदालत ने आदेश इस आधार पर दिया कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाकर धर्मांतरण को रोकने का दावा कर रही है। कानून बनने के महीने भर के अंदर उत्तर प्रदेश में 14 केस दर्ज कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि 14 में से 13 मामलों में हिंदू महिलाओं पर जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने का आरोप है। इसमें से 2 मामलों में शिकायतकर्ता पीड़ित लड़की है। इसी को कानून विरोधी अविश्वास की वजह बताते हैं, लेकिन बीजेपी इन आपत्तियों को खारिज कर रही है। ये चिट्ठी पत्री अवार्ड वापसी ये तो बहुत दिन से चल रहा है। जब से 14 में हम लोग सरकार में आए, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई अवार्ड वापस कर रहा है और बाद में वो कहते हैं कि नहीं हमसे कोई लिखवा के ले गया। इस तरह यूपी को बदनाम करने की कोशिश कोई न करे। आज यूपी में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का पुराना विवाद है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन इससे जुड़े कानून के कड़े प्रावधान ने इसे और भी ज्यादा विवादित बना दिया है। आज तक ब्यूरो। अविश्वास का संकट समाज की तरह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बीच भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल को हटाने की मांग की। दावा किया कि राज्यपाल संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। बोलपुर में ममता बनर्जी ने इसी तरह से 4 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। बोलपुर में ममता बनर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो को हाथों में थामते हुए चलती दिखी। जिस जगह पर 10 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने रोड शो निकालकर ममता बनर्जी को ललकारा था, उसी जगह को ममता ने शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना और 20 दिसंबर को अमित शाह की मेजबानी करने वाले गायक को मंच पर बुलाया। लेकिन बंगाल को जीतने के लिए संकेतों की ये राजनीति राज्यपाल के एक बयान से अचानक गर्मा गई। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव को पूरे देश में इस दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होगा। इलेक्शंस विदाउट फियर नहीं होते हैं। लगातार प्रथम सेवक की हैसियत से मेरा प्रयास रहा है। कामकाज के तरीकों और अधिकारों को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और ममता सरकार में पहले भी ठनी है, लेकिन पत्नी के साथ पूजा पाठ करने वाले जगदीप धनखड़ जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ममता सरकार को तो घेरा ही, उन सरकारी कर्मचारियों को भी चेतावनी दी जो चुनाव में कथित तौर पर ममता बनर्जी के लिए काम करने लगते हैं। एक अपराधी, आप भारत के संविधान के तहत जो नियम बने हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, यू विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, आप उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है, आपके लिए समय बहुत कष्टदायी रहेगा। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर राज्यपाल को हटाने की मांग कर डाली। बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस में अब लड़ाई राज्यपाल तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस ने सीधे राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्यपाल को अपने पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि वे भूल गए हैं कि संविधान की धाराओं में किस तरह से एक राज्य सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए।
रवैये पर तो सवाल उठे ही थे, लेकिन अब ये चिट्ठी लिखकर मानो तृणमूल कांग्रेस ने इस लड़ाई को एक स्तर ऊपर पहुंचा दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यपाल इसे आधार बनाकर इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं? कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।